बात समझ लो, इस मिट्टी में पैदा हुए हैं, इंशाअल्लाह इसी मिट्टी में दफन होंगे। अगर तुमको जाना है तो नेपाल चले जाओ, वहां पे आराम से रहो, हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। भाइयों, मैं जानता हूं कि आज की हकीकत यह है कि जब हम देखते हैं कि किस तरह से आज कांग्रेस वाले, राष्ट्रवादी कांग्रेस वाले ये कह रहे हैं, इनके मुसलमान लीडरों को भेजा जा रहा है खास तौर से कि जहां पर मजलिस की सभा हो रही है वहां पे मुसलमानों के लीडर आप लोग जाना और वहां पे ये कोशिश करना कि किस तरह से ये मुसलमानों के वोटों को बांटा जा सकता है। दलितों के बस्तियों में जाना और कोशिश ये करना कि किस तरह से दलितों के वोटों को ये बांटा जा सकता है। हम ये कहना चाहते हैं कि आज की हकीकत ये है कि इन लोगों को जब हम देखते हैं, लोग पूछते हैं कि ये तो 4 पॉलिटिकल पार्टीज है, कांग्रेस है, भाजपा है, राष्ट्रवादी है, कांग्रेस, शिवसेना है, इनमें से आपका दोस्त कौन है? हम उनसे ये कहते हैं दोस्त और दुश्मन में फर्क ही क्या है? किसी के हाथ में खंजर है तो किसी का हाथ ही खंजर है। यह हालत है। हमारे लिए कोई दोस्त नहीं, कोई दुश्मन नहीं, हम हमारी एक नई पहचान बनाना चाह रहे हैं। इसीलिए जब हमारे अन्ना भाऊ ने यह कहा है कि दलित लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अन्ना जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि यही वो मजलिस है जिसने औरंगाबाद में अभी जब दलितों का मोर्चा निकला था, ये वही दलित समाज है जो आज तक कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के पीछे रहता था। जब इनके पास गए आपके लीडर और इन्होंने ये मांग की कि हमें समर्थन दो, एट्रोसिटी के मामले में किसी ने समर्थन नहीं दिया। अगर किसी ने खुलेआम आकर समर्थन दिया और न सिर्फ समर्थन दिया, उस मोर्चे में शामिल थे, तो वो मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन शामिल थी। उन नीले झंडों के साथ हमने हमारे हरे झंडे की ताकत वहां पर लगाई थी। इसलिए जाकर एक इतना बड़ा भूचाल आ गया है। आज दोस्तों, क्या वजह है कि अंबेजोगाई की बस्तियों में, झोपड़पट्टियों में अगर कोई रहता है तो मैं दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि मेरे अपने शहर औरंगाबाद में भी अगर झोपड़पट्टियां बनती है, बस्ती है, तो वहां पर सिर्फ दलित और मुसलमान रहते हैं। हम आपको वादा करने आए हैं कि जो काम अपनी बस्तियों के अंदर 15 साल, 20-20 सालों से नहीं हुए हैं, एक बार आप मजलिस को चुनकर दीजिए। वरना होगा क्या कि इस शहर के अंदर 2 शहर बसते हैं, हर शहर की वही हालत है। एक शहर के अंदर 2 शहर बसते हैं। एक वो शहर होता है जहां पर वो लोग रहते हैं, जहां पर अच्छी सड़कें होती है, जहां पर कचरा कहीं नजर नहीं आता, जहां पर पानी होता है, बिजली होती है। एक वो शहर उसी शहर के अंदर बसता है जहां पर आप लोग रहते हैं, जहां पर दलित समाज रहता है, जहां पर मुसलमान लोग रहते हैं। उन शहरों की हालत देखिए, उन बस्तियों की हालत देखिए दोस्तों। न सड़क दिखती है, कचरे का अंबार लगा होता है, ढिगार पड़ा हुआ होता है। क्या वजह है? अगर इसके लिए आप समझते हैं कि वो लोग जिम्मेदार हैं, तो नहीं। हकीकत यह है, सच्चाई यह है कि इसके जिम्मेदार आप हैं। बढ़ जाते हैं आप चुनाव के वक्त में, बिक जाते हैं। हमें मालूम है कि जब से मजलिस आई है, मुसलमान जो नेता है, चाहे वो अंबेजोगाई का हो या किसी दूसरे शहर का, उसकी कीमत बढ़ गई है। उसे यह कहा जाने लगा है कि अब तुम जाओ और ज्यादा मेहनत करो मुसलमान बस्तियों के अंदर। दोस्तों, पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा, मुसलमानों के और दलितों के वोटों को खरीदने की कोशिश की जाएगी। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं मेरे इलेक्शन के वक्त का। आज भी जब सोचता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सच्चाई है कि एक झोपड़पट्टी का इलाका था जहां पर मुसलमान और दलित समाज के लोग रहते थे। राष्ट्रवादी कांग्रेस का एक कैंडिडेट वहां पर गया जो मेरे खिलाफ इलेक्शन लड़ रहा था। गरीब बस्ती थी, इतनी गरीब बस्ती कि वहां पर रहने वाला हर शख्स सुबह काम के लिए निकलता था तो रात में उसके घर का चूल्हा जलता था। वो नेता वहां पर गया इलेक्शन से 2 रात पहले, 1 लाख रुपया उसने उन नौजवान लड़कों को दिया।
उस बस्ती के नौजवान लड़कों को इकट्ठा किया, 1 लाख रुपया दिया और उसने कहा कि ये पैसा रख लो, मैं जीत कर आऊंगा तो और पैसा दूंगा, मैं तुम्हारा ये काम कर दूंगा, वो काम कर दूंगा। गरीब बच्चे थे, मुझे मालूम है कि 1 लाख रुपये उनके लिए क्या मायने रखता था। उसने 1 लाख रुपये दिया तो उसमें से नौजवान लड़कों में से एक लड़का खड़े रहा और अपने दूसरे साथियों से कहने लगा, भाइयों इस पैसे को हाथ मत लगाना, अगर तुम्हें पैसा चाहिए तो मैं दूंगा पैसा, लेकिन इस पैसे को हाथ नहीं लगाना। दूसरे लड़कों ने उसकी तरफ देखकर हंसकर कहने लगे, तू बैठ, तू कहां से पैसा लेकर आएगा, तू खुद ऑटो रिक्शा चलाता है, तू कहां से 1 लाख रुपया लेकर आएगा। उस लड़के के जज्बे को देखिए दोस्तों, उसने अपने जेब से जो ऑटो रिक्शा चलाता था उसकी चाबी निकाली और उसने कहा कि आज का आज मेरा ये ऑटो रिक्शा बेच देना, 1 लाख रुपया उसमें से रख लेना, लेकिन इस बार मजलिस को धोखा नहीं देना। मेरे भाइयों, मजलिस को धोखा नहीं देना, ये वो जज्बा था जिसकी वजह से आज ये दिन हमें देखने को मिला कि 27 सालों के बाद इस क़यादत को हमने जिंदा किया। जब महानगर पालिका का चुनाव आया तो बड़े बड़े अखबारों ने यह लिखा कि मजलिस की 4 सीटें आएंगी, मजलिस की 6 सीटें आएंगी। एक बड़े अखबार ने यह दावा किया कि हमारे सर्वे के मुताबिक MIM पार्टी को औरंगाबाद महानगर पालिका के अंदर 7 सीटें आएंगी। हमने औरंगाबाद की आवाम से कहा कि एक बार फिर से धक्का देकर देखो, एक हल्का सा धक्का फिर एक बार दो, एक जहिती का सबूत एक बार फिर से दो। औरंगाबाद की आवाम ने एक जहिती का सबूत फिर दिखाया। अल्हम्दुलिल्लाह 26 सीटें हम वहां पर जीत कर लाए हैं और उन 26 सीटों के अंदर पूरे के पूरे मुसलमान हैं, ऐसा नहीं है। 5 सीटें ऐसी है जिसमें 4 मेरे दलित भाइयों को हमने चुनकर लाया है और एक हमारी हिंदू बहन को हमने वहां से चुनकर लाया है। जिन बस्तियों से हमने हमारी इस हिंदू बहन को चुनकर लाया है, ओबीसी महिला थी, मुसलमान बस्ती थी। जिस दलित लड़के को हमने झोपड़पट्टी से उठाकर लेकर आए थे, मैं उस इलाके में रहता हूं, मेरा घर है उस इलाके में, मेरा दफ्तर है उस इलाके में। लोग कहते थे कि इम्तियाज भाई आप गलत फैसला कर रहे, ये लड़का हार जाएगा तो मीडिया बहुत बड़ा बवाल करेगा, ये कहेगा कि देखो आमदार अपने घर में पराभूत हो गया है करके। मैं लोगों के बीच में गया और लोगों से यह कहा कि भाइयों एक यकीन और एक विश्वास का इलेक्शन है। हमने जिस दलित भाई को टिकट दिया है उसके पूरे समाज को हमें एक मैसेज देना है, एक संदेश देना है हमें कि एक बार मुसलमान किसी को जबान दे देता है तो जबान से पलटता नहीं है। मेरे भाइयों, नतीजा हुआ क्या? नतीजा हुआ ये कि भारी अक्सरियत से वो लड़का चुनकर आया, झोपड़पट्टी में रहने वाला गरीब लड़का, आज वो कामयाब हुआ। आज जब मैं यहां पर देख रहा हूं कि मेरी ओबीसी बहन यहां पर खड़ी हुई है, हमारे दलित भाई बहन यहां पर खड़े हुए हैं, मैं आप लोगों से वोट मांगने के लिए नहीं आया हूं दोस्तों, मैं आप लोगों से एक जहिती की भीख मांगने के लिए आया हूं। हमारी झोली में आप लोग एक जहिती की, एकता की भीख डाल दीजिएगा।